Hello students, welcome again to my channel. In the previous video, we have started a chapter called Hire Purchase System and discuss its concept. In this video, we will further continue the concept. So the topic is fair calculation of depreciation. पिछले वीडियो में हमने क्या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट समझा था कि हायर परचेज सिस्टम में क्या दो टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की इंटरेस्ट कैसे निकलता है, और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला यहाँ पे था क्या कि इंटरेस्ट इक्वल टू अनपेड प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। अनपेड प्रिंसिपल क्या होता है, वो अनपेड कैश वैल्यू जो भी होगा, जो भी अमाउंट पेड नहीं होता है उसी पे क्या होता है, अनपेड अमाउंट पे ही हमारा क्या कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का। तो अगर एनुअली इंटरेस्ट निकालना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अनपेड कैश वैल्यू बचेगा, जो रेट प्रोवाइड किया हुआ क्वेश्चन में, तो रेट डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एनुअल इंटरेस्ट आ जाएगा। हाफ ईयरली इंटरेस्ट भी इसी तरीके से होता है। हाफ का मतलब क्या होता है, आधा। तो रेट जो होगा इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट ड्यू टू एनी कॉजेस। अगर वैल्यू ऑफ एसेट क्या होता है, डिक्रीज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसका कोई भी कारण हो सकता है। कारण में हमारे पास सबसे पहले कारण आता है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है, आपने यूज किया, यूज करते हुए कुछ खराब हुआ। फिर हो सकता है परमानेंट फॉल इन द मार्केट, मतलब कि मार्केट में प्राइस क्या होता है, गिरते रहता है किसी भी चीज का। और क्या, इफ्ल्यूजन ऑफ टाइम का मतलब होता है वक्त का बीतना, जैसे जैसे वक्त जाते रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इफ्ल्यूजन ऑफ टाइम। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू द काउजेज में बी ऑफ वेयर एंड टियर, परमानेंट फॉल इन द मार्केट और इफ्ल्यूजन ऑफ टाइम। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल से कि आपने एक कार खरीदा जिसकी अमाउंट होती है 10 लाख रुपीज। अब आपको है कि इसे आपने रखा 2 साल तक, अब आपका मन है कि अब मैं इसे सेल कर देता हूँ, इसे क्या करता हूँ, सेल कर देता हूँ। तो जब आप मार्केट में जाएंगे अपने इस 10 लाख के कार को सेल करने के लिए किसी के पास, किसी और एक पर्सन से, तो क्या वो 10 लाख रुपया ही आपको देगा कार का? ये 10 लाख रुपया क्या वो आपको कार का देगा? 10 लाख रुपीस का कार है, आप उसे 2 साल बाद जाते हो बेचने के लिए, तो क्या वो 10 लाख का में ही आपका कार बिकेगा? नहीं, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। होता है ना, जब भी आप जाते हो तो अपने 10 लाख में खरीद के लेके आया है आपने कार, तो जरूरी नहीं है कि आप 2 साल बाद जा रहे हैं तो वो आप 10 लाख में ही उसको बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे। जो सेलर होगा वो कहेगा कि जो जिससे आप बेच रहे होगे वो आपको कहेगा कि आपने 2 साल तो कार रखा है, दैट मीन्स आपने उसे यूज़ किया, उसकी वैल्यू भी घटी और 2 साल का वक्त भी तो गया, तो मैं 10 लाख नहीं 8 लाख में ही क्या करूँगा, इस गाड़ी को खरीदूंगा। तो ये जो वैल्यू उसका घटा, डिक्रीज हुआ एसेट का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। कि जो अमाउंट होता है एसेट का वो वक्त के साथ, उसको यूज़ करने के कारण, उसे वक्त के साथ रखे रहने के कारण भी क्या होता है, उसकी वैल्यू जो घटती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो हायर परचेज सिस्टम में भी हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बारे में बात होती है, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गया, मशीन हो गया, मोटर कार्स हो गए, मोटरसाइकिल हो गया, ट्रक हो गए, या कोई प्लांट हो गया। तो यहाँ पे इसीलिए डेप्रिसिएशन का बात होता है। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इन द हायर परचेज सिस्टम 2 मेथड्स आर जनरली अडॉप्टेड। 2 मेथड को यूज किया जाता है। सबसे पहला मेथड होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा मेथड होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता क्या है, अंडर दिस सिस्टम अ सर्टेन अमाउंट विद अ सर्टेन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर। मतलब एक सर्टेन अमाउंट पे एक सर्टेन परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को कैसे सॉल्व करो, तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू
ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट, जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगा एसेट का, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कितने रेट से डेप्रिसिएशन को अप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100 हम लोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम लोग विथ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के साथ क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैश प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी उसकी कैश प्राइस कितनी दी गई है, 80,000 रुपीज। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रेट भी यहाँ पे बताया गया कि आपको 10% से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रखना है। फिर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या था डेप्रिसिएशन का, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट क्या है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से हम लोग देखें तो 80,000 रुपीज़ है। तो 80,000 यहाँ पे हम लिखेंगे, इनटू क्या करेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10 है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। दैट मीन्स कि 8,000 रुपीज़ है, वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन का रेट है, जिसे हमें कितने 3 ईयर्स तक के लिए फिक्स रखना है। मतलब कि ये जो 80,000 रुपीज़ है ना, किसका, मशीन का, उससे हमें कितना हमेशा डिडक्ट करते रहना होगा, 8,000 रुपीज़ डिडक्ट करते रहना होगा। फिर जो अमाउंट आएगी उस पर भी हमें कितना करना होगा, 8,000 ही करना होगा। तो ये जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और कितने साल तक यहाँ बोला गया, मतलब 3 साल तक कितना, 8-8 हज़ार रुपया क्या होगा, कैलकुलेट हम लोग करेंगे डिप्रिसिएशन का, और उसे क्या करेंगे, जो वैल्यू है एसेट का, उससे क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि डिप्रिसिएशन का मतलब ही होता है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, माइनस ही करना होगा। तो ये था हमारा क्या, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और दूसरा मेथड जो हायर परचेज सिस्टम में अप्लाई होता है वो क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अब देखते हैं कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर, इसका मतलब डिमिनिशिंग का मतलब होता है घटना। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है एवरी ईयर। वो कैसे, तो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कैसे करना है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्राइस ऑफ मशीन क्या है, 80,000 लेते हैं, रेट 10,000 लेते हैं, और कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन कितने के लिए, 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो वैल्यू ऑफ एसेट कितना है, 80,000 है, और डेप्रिसिएशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट होता है ना, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट इनटू रेट डिवाइडेड बाय क्या, 100 अगर करें तो हमारा क्या निकलता है, डेप्रिसिएशन निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए बोला गया, तो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो 80,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 करें तो हमारे पास कितना आता है, 8,000 आता है। तो 80,000 में से 8,000 डिडक्ट करें तो हमारा क्या आता है, 72,000 फर्स्ट ईयर के लिए। अब क्या होगा डिमिनिशिंग बैलेंस में कि ये जो 72,000 है उसी पे हम लोग क्या करेंगे, उसी पे फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, किसके लिए, दूसरे साल के लिए। तो सेकेंड ईयर के डेप्रिसिएशन के लिए क्या आ जाएगा, तो 72,000 इंटू 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 हम लोग करें तो फिर कितना आ जाएगा, 7200। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। इससे फिर हम लोग माइनस करेंगे किससे, 64,800 से। फिर क्या आता है, 64,800 है। अब 3 ईयर के लिए बोला गया, तो लास्ट जो 3rd ईयर है उससे हम लोग डिडक्ट करेंगे, किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन को करेंगे, तो 64,800 जो अमाउंट है इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा, 6,480। ये क्या है, 3rd ईयर के लिए डेप्रिसिएशन। अब ये जो बैलेंस बचता है वो कितने ये बैलेंस होता है किसका, एसेट का। वो कितना अमाउंट है, 58,320 रुपीज़। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब यही होता है कि मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में ओरिजिनल प्राइस है 80,000 रुपीज़, डिडक्ट कर लेते हैं उसे डेप्रिसिएशन। तो अब इसी अमाउंट पे नहीं होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। अब ये जो अमाउंट आया है उस पर हम लोग करेंगे डिडक्ट दूसरे साल के लिए। फिर
तीन साल बोला गया तो तीसरे साल के लिए हम लोग इस अमाउंट पे करेंगे। तो ये था हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डिप्रिसिएशन का। और फिक्स्ड में क्या होता था, जैसे कि ये 80,000 रुपीज़ है, तो हम लोग क्या करें, 3 साल के लिए था तो फर्स्ट ईयर का 8,000 रुपीज़ आया। तो अब ये क्या है, 72,000 है, राइट। तो इस पे क्या होगा, अब इस वैल्यू पे नहीं, ये जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी पे क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है डिप्रिसिएशन। तो 8,000 रुपये हमने निकाल लिया जो डिप्रिसिएशन, अब वही 8,000 रुपया दूसरे साल भी लगेगा, ठीक है। वही अमाउंट क्या होगा, दूसरे साल भी लगेगा। फिर वही 8,000 का अमाउंट है वो क्या होगा, तीसरे साल भी निकलेगा। तो ये था हमारा क्या, डिमिनिशिंग मेथड। और फिर फिक्स मेथड में जो अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट जो पहला डिप्रिसिएशन निकल जाता है वही सभी साल चलता है, उतना ही डिप्रिसिएशन सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, निकालते रहते हैं, एसेट से डिक्रीज करते रहते हैं। तो ये था डिप्रिसिएशन। और क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन हमें क्या होगा, कैलकुलेट करने के लिए दिया ही रहेगा। तो या तो फिक्स मेथड से या तो क्या, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमें डिप्रिसिएशन को सॉल्व कर लेना है। तो ये था हमारा पिछली वीडियो में हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को समझा कि कैसे कैलकुलेट होगा। अब ये कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन हो गया। अब अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर हायर परचेज सिस्टम। ये जो हायर परचेज सिस्टम हुआ था, जिसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी कि मशीन को ख़रीदा गया, उसका डाउन पेमेंट किया गया, इंस्टॉलमेंट की बात आई, इंटरेस्ट की बात आई। अगर इंटरेस्ट को कैसे वो एनुअली हुआ है, कितने साल में, या क्या वो हाफ ईयरली हुआ है या क्या वो मंथली हुआ है, इस बेसिस पे होता था। तो अब इससे कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, कैसे अकाउंट्स में लाएंगे हायर परचेज सिस्टम के अंदर। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर हायर परचेज में आता है, तो इसमें 2 मेथड्स की हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे तो वो क्या है, फॉर गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा अमाउंट किसकी हो सकती है, मशीनरी की हो गई, मोटर कार की हो गई, ट्रक की हो गई। ये सभी गुड्स हैं वो क्या है, कंसिडरेबल वैल्यू के हैं, अच्छे खासे मतलब ज़्यादा वैल्यू के हैं। और दूसरे साइड आ जाता है उस गुड्स के लिए जिसकी वैल्यू क्या है, छोटी सी वैल्यू है। जैसे कि फ़ैन हो गया, उसका वैल्यू क्या होता है, छोटा ही होता है। टीवी हो गया, उसका वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। किसके मुताबिक, मोटर कार, जैसे कि कोई कार, जैसे कोई ट्रक, उसके अनुसार एक फ़ैन का और एक टीवी का, या तो एक मशीन का, एक वॉशिंग मशीन हो या स्वीविंग मशीन हो, जो भी होगा उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। तो ये 2 बेसिस हम लोग देखेंगे कि अगर बड़े वैल्यू के लिए क्या करना है और स्मॉल वैल्यू के लिए कैसे कैलकुलेट करना है हमारा क्या हायर परचेज सिस्टम के अंदर सब कुछ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड फॉर गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू। तो मशीनरी, मोटर कार, ट्रक्स इसके अंदर आ जाएंगे, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। और इसके एग्जांपल क्या है, स्मॉल वैल्यू के फैन, टीवी, स्विंग मशीन, ये सब होगा। तो फॉर गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू में 2 मेथड का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड क्या है, एसेट एक्रूवल मेथड उसे हम लोग कहते हैं, और दूसरे मेथड को हम लोग क्रेडिट परचेज मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले एसेट एक्रूवल मेथड आता है। तो अंडर दिस मेथड द होल एसेट इज नॉट डेबिटेड एट अ टाइम बिकॉज एसेट परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम इज नॉट ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस अंटिल ऑल द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड। अगर मान लेते हैं एक कंपनी है जिसने क्या किया, एक मशीन को खरीदा, तो क्या होगा, उसने तो जो सेलर है उसको पूरी अमाउंट नहीं पे की। तो जब तक वो पूरी अमाउंट पे नहीं करेगा तो क्या वो बिजनेस के लिए उसका प्रॉपर्टी बनेगा, नहीं बनेगा। क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में जब तक आप लास्ट तक अपना पूरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो तब तक आप उसके ओनर नहीं होते हो। इसीलिए एसेट एक्रूवल सिस्टम के अंदर ना ये जो क्या होते हैं, एसेट को पूरी तरीके से क्या किया जाता है, डेबिट नहीं किया जाता है। तो एसेट एक्रूवल सिस्टम में हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में हम लोग को जर्नल्स भी बनाने होते हैं, इंक्लूडिंग लेजर्स भी बनाने होते हैं, इंक्लूडिंग हमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना होता है, डिप्रिसिएशन करना होता है। तो इसमें कैलकुलेटिव चैप्टर है ये, जिसे कि बहुत ही ध्यान से हम लोग को सभी के अमाउंट को निकालना होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इसमें जर्नल एंट्री का। तो एसेट एक्रूवल सिस्टम मेथड के अंदर किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे वो देख लेते हैं।
तो जर्नल एंट्री होगा किसके बीच में? हायर परचेज सिस्टम में तो सिर्फ दो ही लोग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हायर परचेजर है और दूसरा कौन है? हायर वेंडर या तो हायर सेलर है। तो जर्नल एंट्री तो हम यही दोनों के बुक्स में करेंगे। तो सबसे पहले एसेट एक्रूवल सिस्टम के अंदर हम लोग हायर परचेजर की बुक्स में कैसे एंट्री करेंगे वो देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहला एंट्री जो आता है एसेट एक्रूवल मेथड में हायर परचेजर के क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो होता है किसका? फॉर इनिशियल पेमेंट और डाउन पेमेंट। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई मशीन है, 80,000 का मशीन था और मिस्टर एक्स के पास सिर्फ 20,000 रुपीज़ ही था और वो उतना ही पे किया, मतलब कि 20,000 का ही क्या डाउन पेमेंट किया, तो कैसे हो गई उसकी एंट्री? तो हम लोग हायर परचेज सिस्टम के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट में हायर परचेजर के इसका एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट पेड। इसकी क्या हो जाएगी? नरेशन हो जाएगी। या तो एक और इसका एंट्री हो सकता है एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। अगर हायर वेंडर क्या हो जाएगा? हायर वेंडर हो जाएगा वो जिससे कि क्या किया गया है, खरीदा गया है क्या एसेट, तो क्या हुआ? एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो हायर परचेजर के पास क्या आया? हायर परचेजर के पास एसेट आया, तो ये एसेट डेबिट हो जाएगा। और किसे पेमेंट हुआ है? टू हायर वेंडर्स अकाउंट। हायर वेंडर को क्या हुआ है? पेमेंट हुआ है। तो ये जो एसेट है, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं रियल अकाउंट होते हैं ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री 3 बेसिस पे करते हैं, जो बहुत ही बेसिक है हमारे कॉमर्स का, बहुत बेसिक है हमारे अकाउंट्स का। तो 3 होता था। क्या होता था? सबसे पहले तो पर्सनल अकाउंट होते थे, रियल अकाउंट होते थे और नॉमिनल अकाउंट होते थे, राइट। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, यही 3 बेसिस पे क्या होता है, ज़्यादातर जनरल एंट्रीज होती हैं। यहाँ पे एसेट क्या है? तो कोई भी एसेट है वो क्या है? रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट यहाँ पे है तो क्या होगा? डेबिट विच कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये एक बेसिक था स्लोगन होता था जो हमें ध्यान रखना होता था कोई भी जनरल एंट्री को पास करने में। इसीलिए एसेट यहाँ पे क्या है? डेबिट है, क्योंकि रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में अगर कोई एसेट आता है तो उसे क्या होता है? डेबिट करते हैं हम लोग। तो यही एंट्री है एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट बीइंग अमाउंट पेएबल टू वेंडर। या तो थर्ड में भी ये भी हो सकता है हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि बीइंग अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट पेड, मतलब कि एग्रीमेंट के टाइम में जो भी डाउन पेमेंट हुआ है उसकी एंट्रीज, ये 3 एंट्रीज हो सकती है। आप ये तीनों में से कोई भी एंट्री कर सकते हो। किसके बुक में? हायर परचेजर के बुक में, ठीक है। आई होप कि जर्नल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है हमारे अकाउंट्स का जर्नल एंट्री को करना। और ये कैसे होती है वो भी आई होप कि आपको पता हो। इसीलिए मैंने अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि रियल अकाउंट या तो पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के जो बेसिस होते हैं उस पर हम लोग जर्नल एंट्री को ज़्यादा करते हैं अकाउंट्स में, ठीक है। तो फिर इसके बाद आता है सेकेंड एंट्री बनती है फॉर इंस्टॉलमेंट मनी बिकमिंग ड्यू। इसका मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट का पैसा आपने डाउन पेमेंट तो दे दिया, लेकिन बाकी जो पैसे तो इंस्टॉलमेंट में आपने देने के लिए ही होता है हायर परचेजर राजी। तो क्या होगा? तो उसकी एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी क्या है? ड्यू है। उसके लिए यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एसेट एक्रूवल मेथड के अंदर फॉर इंस्टॉलमेंट मनी बिकमिंग ड्यू। फिर होता है फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब आपने पेमेंट कर दिया, इसका मतलब कि आपने पे कर दिया, आपने पैसा आपका गया किसके पास? हायर वेंडर के पास। आपने अपना इंस्टॉलमेंट का जो भी पैसा था जो आपने तैयार हुआ था पे करने के लिए, हायर परचेजर उसे क्या करता है? वो पे कर देता है। तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट का क्या हुआ? पैसा पे हो गया। फिर क्या आती है एंट्री? फॉर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन भी तो होगा ना। अगर एसेट है, एसेट की बात यहाँ पे आई है तो एसेट का कैजुअल क्या होता है? वैल्यू तो डिक्रीज होते रहता है, तो डिप्रिसिएशन भी चार्ज करने होते हैं इसके साथ साथ। उसके लिए क्या होगा? तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये क्यों ये एंट्री हो जाएगी? क्या? बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट हो जाएगा चार्ज करने के लिए क्या? डिप्रिसिएशन को। अब ये जो भी अमाउंट है उसे डिप्रिसिएशन का और इंटरेस्ट का वो हम लोग क्या करते हैं?
वो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि कोई भी एक कंपनी होती है या कोई भी एक जो भी इनकम और एक्सपेंसेस को जानने के लिए हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है कि क्या इनकम्स आई थी, कितने एक्सपेंसेस हुए थे, उसको कंपनी एक जगह लिखती है, एक जगह पे उसे क्या करती है, शो करती है। उस अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। इसीलिए डिप्रिसिएशन क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, राइट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। अकाउंट्स में ये बहुत ही बेसिक बात थी कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग अपने इनकम या एक्सपेंसेस को शो करते हैं, तो उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट करते हैं, इसी नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, वो क्या है, एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंसेस को शो किया जाता है। तो डिप्रिसिएशन क्या है, एक तरह का एक्सपेंस ही तो है, क्योंकि वो तो डिक्रीज हो रहा है, एसेट का वैल्यू वो जा रहा है, वो अमाउंट, तो वो एक्सपेंस की तरह आ जाता है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट इसीलिए हम लोग करते हैं जब चार्ज करते हैं डिप्रिसिएशन को। अब ये डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट क्या करना होगा, इसे हमें क्या करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या, टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या, बीइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है ना एंट्री, अगर 3 इयर्स का दिया रहता है, मान लेते हैं 3 ईयर दिया रहा है, ठीक है, ये 3 इयर्स तक का इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए बहुत बात हुई है क्वेश्चन में। अगर मान ली बोला जाए कि 3 इयर्स के लिए, तो कैसे एंट्रीज होगा, तो पहले साल में, फर्स्ट ईयर में हम लोग कौन कौन से, पहला जो एंट्री मैंने बताया क्या, डाउन पेमेंट का, वो तो होगा ही होगा। ये पहला एंट्री जो डाउन पेमेंट का होता है वो फर्स्ट ईयर में ही सिर्फ करना होता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर आपने क्या कहते हैं 2020 में, फर्स्ट ईयर क्या 2020 में आपने क्या किया है, किसी भी एसेट को परचेज किया है और उसका डाउन पेमेंट भी 2020 में ही किया, तो क्या आप 2021 में उसको जाके करोगे एंट्री, नहीं ना। आप फर्स्ट ईयर में उसकी एंट्री करोगे, तो 2020 में आप इसकी एंट्री करोगे, किसके, डाउन पेमेंट को, जो इंस्टॉलमेंट है उसकी भी पेमेंट करोगे आप फर्स्ट ईयर में उसका, फोर क्या डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो भी, और फिफ्थ जो एंट्री है वो भी। मतलब कि फर्स्ट ईयर में ये 5 एंट्री क्या होती है, पास करनी होती है, राइट। बाकी 3 इयर्स की बात है, 3 ईयर में वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो दूसरे ईयर में क्या होगा, दूसरे ईयर में है वो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला जो एंट्री होगा उसे नहीं करेंगे। क्यों, पहला जो एंट्री किसका है, डाउन पेमेंट का है, वो सेकेंड ईयर में करने की जरूरत नहीं है। बाकी की जो अभी है एंट्रीज, जैसे कि 2 है, उसे करेंगे, सेकेंड नंबर एंट्री होगी, थर्ड एंट्री भी होगी, क्योंकि एसेट जो इंटरेस्ट क्या क्या कितना बिकमिंग ड्यू हो रहा है, दूसरे में कितना इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ, कितना सेकेंड ईयर में कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, और कितना प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन का अमाउंट गया। तो सेकेंड ईयर में सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री और फिफ्थ एंट्री भी करेंगे, और थर्ड ईयर में भी यही होगा। तो लास्ट जो थर्ड ईयर बचेगा उसमें भी सेकेंड एंट्री हो जाएगी, थर्ड एंट्री होगी, फोर्थ एंट्री भी होगी और फिफ्थ एंट्री होगी। तो इसका ध्यान रखना है कि अगर 3 साल के लिए जो दिया रहेगा ना इंस्टॉलमेंट का, तो ये सभी जर्नल एंट्री हमें सभी करना होगा। फर्स्ट ईयर में सिर्फ डाउन पेमेंट का एंट्री है जो एक्स्ट्रा में हमें करना है। बाकी जो भी एंट्री बची वो बाकी के जो सब्सिक्वेंट ईयर्स बचते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए, उसमें हम लोग जो बेसिस है इसका करने का वो करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा क्या, एसेट एक्रूवल मेथड। ये था हमारा क्या, एसेट एक्रूवल मेथड था। किसके बुक्स में, हायर परचेजर के बुक में। अब हम लोग सेकेंड बेसिस को पढ़ते हैं। सेकेंड मेथड को ध्यान रखते हैं कि सेकेंड बेसिस क्या है, क्रेडिट परचेज मेथड है। अब क्रेडिट परचेज के मेथड से हम लोग जनरल एंट्री कैसे करेंगे, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें ये भी एंट्रीज बिल्कुल सेम ही होती है, बस इसके कुछ एंट्रीज होते हैं वो अलग होते हैं। किसके अंदर, क्रेडिट परचेज मेथड के अंदर। तो यहाँ पे हमारा दूसरा मेथड है, वो क्या है, क्रेडिट परचेज मेथड है।
तो ये क्या कहता है, व्हेन एसेट इज रिकॉर्डेड एट क्रेडिट परचेज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। क्रेडिट परचेज होती है, जैसे भी कोई भी हायर परचेज सिस्टम है वो तो क्रेडिट बेसिस पे भी है, क्योंकि अगर जो मान लेते हैं कि 80,000 का अगर किसी का मशीन है सेलर का, तो हायर परचेजर क्या करता है 20,000 दे के तो पे कर देता है, बाकी का जो पैसा है वो क्या है, वो तो क्रेडिट ही है ना, जो वो इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए मानता है। तो क्रेडिट परचेज सिस्टम के अंदर अब हायर बुक्स ऑफ अकाउंट में हायर परचेजर का कैसे कैसे एंट्री होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एंट्री, वो है फॉर एसेट्स परचेज्ड। यही बेसिस है एसेट एक्रूवल मेथड और क्रेडिट परचेज मेथड का एक बेसिक डिफरेंस, कि फॉर एसेट परचेज इसकी एंट्री एसेट एक्रूवल मेथड में नहीं की जाती है, लेकिन क्रेडिट परचेज मेथड में इस एंट्री को किया जाता है। वो क्या है, फॉर एसेट परचेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि एसेट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो क्या इसकी नरेशन, बीइंग द एसेट बाउट ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में क्या एसेट को क्या किया गया, खरीदा गया है, तो उसका एंट्री हो जाएगा। फिर दूसरी क्या एंट्री बनती है, फॉर डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट तो हुआ ही है, अगर डाउन पेमेंट हुआ होगा तो हम लोग ये एंट्री को करेंगे, अगर डाउन पेमेंट नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं है, इस पेमेंट को हम इस एंट्री को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मान लेते हैं डाउन पेमेंट हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, जो पैसा किसके पास गया है, हायर वेंडर के पास गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग पेमेंट ऑफ कैश डाउन, मतलब कि जो भी कैश पे किया गया है, नॉन पेमेंट किया गया है, उसका एंट्री। फिर थर्ड एंट्री हो जाएगी फॉर इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू है उसकी, जो इंटरेस्ट अब देना है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू इसकी नरेशन है कि अब इतना पैसा देना है। फिर जब पेमेंट हो जाएगी इंस्टॉलमेंट की और इस इंटरेस्ट की, तो क्या हो जाएगा उसका, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड। ठीक है, तो इंटरेस्ट ड्यू और इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इंटरेस्ट अलग हो गया और इंस्टॉलमेंट अलग हो गया। ये जो इंस्टॉलमेंट है उसी में ना आप हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट को पे करते हैं, तो या तो इंटरेस्ट ड्यू या तो जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है उसे भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फॉर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ड्यू का क्या एंट्री हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, और जब पे कर देंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि हायर वेंडर के पास तो पैसा गया, हायर परचेजर के अकाउंट से क्या पैसा चला गया और हायर वेंडर को क्या रिसीव हुआ, इसीलिए एंट्री बनती है क्या, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड। इसकी नरेशन हो जाएगी। इस बेसिस पे भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट परचेज मेथड में भी डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है उसकी एंट्री सेम है। तो वो क्या है, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसकी नरेशन क्या होती है, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द एसेट। डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे किया गया है एसेट्स पे, वो फिर है क्या, फॉर ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग क्या करते हैं, जो भी इनकम एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ, लास्टली कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बनाती है उसमें डालती है, इसलिए डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को हम लोग वहाँ ट्रांसफर करेंगे। उसका क्या हो जाएगा, इसका भी सेम है, बिल्कुल सेम है, किससे, एसेट एक्रूवल मेथड से। तो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ट्रांसफर के लिए। तो क्रेडिट परचेज मेथड अक्रूवल मेथड से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसकी कुछ एंट्रीज अलग होते हैं। यहाँ पे एसेट परचेज की एंट्री ऐड की जाती है और एसेट अक्रूवल में क्या नहीं की जाती है, सिर्फ डाउन पेमेंट की जाती है। उसमें क्या होता है, इंस्टॉलमेंट मनी जब ड्यू होता है या तो इंटरेस्ट मनी जब ड्यू होता है तो क्या होता है, एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट करते हैं। तो इस एंट्री को ध्यान रखना, ये अलग एंट्री है, एक ये न्यू एंट्री है उससे। बाकी जो पेमेंट होती है वो उसकी एंट्री भी यहाँ पे सेम है एसेट अक्रूवल से, और क्रेडिट परचेज में भी क्या है, सेम है। ठीक है, ये एंट्री सेम है, ये भी एंट्री सेम है, ये भी एंट्री सेम है। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि जो एसेट है उस अकाउंट है उसको डेबिट नहीं किया जाता है, सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया जाता है। जब क्या होता है, इंटरेस्ट या तो क्या इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है तब। ठीक है,
तो ये था हमारा क्रेडिट परचेज सिस्टम। अब इसमें समझते हैं कि जो अगर मान लेते हैं 3 ईयर के लिए, इसमें भी 3 या तो 4 ईयर के लिए इंस्टॉलमेंट को पे किया जाता है। मतलब इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की जो मनी होती है वो 3 साल के लिए अगर है तो कैसे होगी। फर्स्ट ईयर में तो हम लोग क्या क्या एंट्री करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग फॉर एसेट परचेज वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पहले साल में तो जो एसेट आई है उसकी एंट्री होनी चाहिए, डाउन पेमेंट होगी उसकी एंट्री होनी चाहिए, इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई उसकी भी, डिप्रिसिएशन की, और लास्टली जो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट उसकी भी। तो पहले ईयर में तो क्या एसेट परचेज ये भी एंट्री होगी, मतलब पहले ईयर में 1 2 3 4 5 6 ये सभी एंट्रीज होगी। फिर अगर दूसरे साल ईयर में जाएंगे तो फर्स्ट की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो परचेज नहीं हुआ, डाउन पेमेंट भी दूसरे साल में नहीं हुआ, वो तो पहले ही साल में हो गया। इसीलिए इस वक्त किसकी एंट्री सिर्फ की जाएगी 3 4 5 और 6। ठीक है, 3 4 5 6 अब ये 4 ही एंट्री होगी। बाकी के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो भी इंस्टॉलमेंट का 3 अगर साल दिया रहेगा तो पहले साल में सभी एंट्रीज, और दूसरे साल में और तीसरे साल में क्या 3 4 5 6, मतलब ये दोनों को छोड़ के बाकी जो 4 एंट्रीज होगी वो हो जाएगी। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, अभी हमने जो डिस्कस किया वो था क्या, हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 बेसिस पे, एसेट एक्रूवल बेसिस पे और क्रेडिट परचेज मेथड के साथ हमने क्या किया, जो भी जनरल एंट्रीज होती है वो हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे एंट्री करना है वो हमने देख लिया। अब क्या आता है हायर परचेज सिस्टम में दूसरा भी पर्सन है, वो क्या है, हायर सेलर है और हायर वेंडर जिसे हम लोग कहते हैं। अब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे करेंगे ये दोनों मेथड से वो देखते हैं। तो इसमें ये एक टेंशन खत्म होती है कि एसेट एक्रूवल मेथड हो, मतलब कि एसेट एक्रूवल मेथड हो या क्रेडिट परचेज मेथड हो। ठीक है, या तो एसेट एक्रूवल मेथड हो या तो क्रेडिट परचेज मेथड हो, इन दोनों मेथड में हायर वेंडर और सेलर का जो एंट्री होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इससे ये चीज इजी हो जाती है कि दोनों में से कोई भी करे बुक्स ऑफ अकाउंट, हायर वेंडर का और सेलर, हायर वेंडर या सेलर का जो होता है, ये दोनों मेथड में उसकी एंट्री सेम होती है। बस हायर परचेजर जो होता है उसी की एंट्री अलग अलग होती है, किसमें, एसेट एक्रूवल मेथड में और क्रेडिट परचेज मेथड में। तो ये तो सेम है, तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा कि अगर ये ध्यान रहेगा तो दोनों में से कोई भी मेथड आए, हायर सेलर का तो जर्नल एंट्री हम लोग को ईजिली हो जाएगा, ईजिली कर लेंगे। तो क्या क्या इसके पर्टिकुलर्स देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्री होती है हायर सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो सबसे पहले जो एंट्री आती है वो क्या होता है, फॉर गुड्स सोल्ड। जब क्या किया जाता है, गुड को सोल्ड किया जाता है। अगर कोई खरीद रहा है तो इसका मतलब कि दूसरे साइड से तो कोई बेच रहा है ना, तो हायर सेलर क्या हो जाएगा, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में जाएगा हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू हायर सेल। हायर परचेजर को उसने कोई सामान बेचा, इसीलिए हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल। ये क्या हो जाएगा, बीइंग कैश प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। फिर दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, फॉर डाउन पेमेंट रिसीव। अगर हायर परचेजर क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो क्या हायर सेलर तो डाउन पेमेंट रिसीव करेगा ही ना, तो उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग जनरल एंट्री क्या करेंगे, कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट। इसका मतलब उसके पास कैश क्या आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू हायर परचेजर अकाउंट। किससे आ रहा है, हायर परचेजर से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट है, तो कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को साइन करने पे ये आ गया। फिर क्या होता है, फिर तीसरा यहाँ पे बन के आता है एंट्री, वो है फॉर इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू। अब ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये तो एंट्री करेगा ना कि हाँ ये जो इंटरेस्ट है या जो इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो क्या है, आने वाला है, तो उसकी एंट्री करके रखते हैं। तो हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ड्यू, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हायर परचेजर से क्या है, अब पैसा उसी से रिसीव होने वाला है, किसका, इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट का जो हम लोग कहते हैं। तो ठीक है,
ये एंट्री हो जाएगी। फिर फोर्थ एंट्री वो करेगा अगर पैसा रिसीव हो जाएगा तो, फॉर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट या तो इंटरेस्ट रिसीव किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके पास क्या आएगा, पैसा आएगा उसका, तो कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट। ये हम लोग करेंगे, क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट में है वो क्या है, रिसीव हो चुका है, इसीलिए बीइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। ठीक है, ये फोर्थ एंट्री हो जाएगी। और फिफ्थ एंट्री, इसकी लास्ट जो एंट्री होती है हायर सेलर के बुक में, वो ये है फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या, फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू कहाँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये भी है, वो इंटरेस्ट क्या है, इसके लिए इंटरेस्ट तो इनकम की तरह है, इसीलिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो हायर सेलर है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट को किस साइड में लिखेगा, क्रेडिट साइड में लिखेगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, इसका ध्यान रखना है। और वहाँ परचेजर की बुक में क्या होता था, डेबिट होता था। तो क्या इसकी नरेशन हो जाएगी, बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये था हमारा क्या, जर्नल एंट्रीज। ये जो पांचों एंट्री होती है ना, वो इसका हम लोग ध्यान रखें कि ये जो पहले साल में अगर मान लेते हैं 3 इयर्स के लिए है इंस्टॉलमेंट का मनी पे करना, 3 साल का वो इंस्टॉलमेंट ले लेता है, इसमें उसको क्या, इस इंस्टॉलमेंट उसको कैश इंटरेस्ट के साथ पे करना है 3 साल के लिए। तो क्या होगा, पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में जब वो क्या करेगा, परचेज करेगा, तब तो ये सभी एंट्रीज होगी 1 2 3 4 5, ये 5 एंट्री करनी होगी। अब क्या 3 ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, अब उसने उस साल तो नहीं खरीदा, जब उसने पहले साल में एंट्री कर ही दी गुड सोल्ड की और डाउन पेमेंट की, तो दूसरे साल में तो सिर्फ क्या, इंटरेस्ट ड्यू होगा, उसका पेमेंट होगा और उसको क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। तो 3 4 5 ये जो एंट्री है तो सेकेंड ईयर में होगी। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगी, 3 4 5 ये एंट्री होगी। ये था हमारा हायर वेंडर का 5 नंबर एंट्री का। अब एक लास्ट एंट्री भी इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में होती है, वो देख लेते हैं। अब ये जो लास्ट एंट्री है वो क्या होगी, तो वो जो लास्ट एंट्री है ना, वो भी फर्स्ट ईयर में सिर्फ होगा। मतलब लास्ट जो 6 नंबर का जो एंट्री है वो क्या होगा, फर्स्ट ईयर में सिर्फ होगा। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें एक और एंट्री है 6 नंबर की एंट्री, तो वो एंट्री क्या है वो पहले देख ही लेते हैं। तो ये जो एंट्री है वो है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ हायर सेल टू ट्रेडिंग अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे एक होती है, जो क्या होती है, जो भी सेलर्स होते हैं वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाते हैं, एक लेजर बनाते हैं हायर ट्रेडिंग के लिए। तो हायर सेल अकाउंट डेबिट मतलब कि जो भी उसने बेचा है उसको वो क्या करेगा, हायर सेल अकाउंट डेबिट करेगा टू ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये जो लास्ट एंट्री है वो भी कहाँ, फर्स्ट ईयर में ही सिर्फ होगी। इस एंट्री को हमें ध्यान रखना है कि लास्ट ये जो एंट्री है वो फर्स्ट ईयर में हम लोग कर लेंगे। हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ हायर सेल ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर अगर होगा 3 साल 4 साल के लिए भी अगर देता है तो सिर्फ फर्स्ट ही ईयर में सभी एंट्रीज होती है, बाकी के सेकंड और थर्ड फोर्थ जो भी होगा उसमें सिर्फ हम लोग इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा उसका, और इसे जो लास्टली ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सिर्फ उसी का एंट्री करेंगे। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है तो ज़्यादा एंट्री करना होता है क्योंकि उसी टाइम परचेज होता है और उसी टाइम क्या होता है, कुछ डाउन पेमेंट रिसीव होते हैं। तो ये था हमारा क्या, जर्नल एंट्रीज, जो अब आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, किस बेसिस पे, एसेट एक्रूवल पे या तो क्रेडिट परचेज मेथड पे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एंट्रीज 1, 2 एंड 6 आर मेड ओनली इन द फर्स्ट ईयर वेराज एंट्रीज नंबर 3, 4 आर रिपीटेड इन सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब कि 1, 2, 6 जो है वो सिर्फ 6 ईयर में होता है, बाकी का एंट्रीज 3, 4, 5 सेम है सबके लिए जितने भी रहेंगे। फॉर एंट्री फॉर नो एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर के अकाउंट में डेप्रिसिएशन का कोई भी एंट्री नहीं होता है। ये अभी हमने देखा होगा कि जब डिस्कस कर रहे थे तो डेप्रिसिएशन का कोई एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो उस वक्त उसके पास वो एसेट नहीं है,
वो एसेट किसके पास है? परचेजर के पास है। तो इसीलिए डिप्रिसिएशन का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो किसे करना होगा? परचेजर को ही करना होगा। तो ठीक है, इसीलिए डिप्रिसिएशन का कोई एंट्री नहीं बनता। अब जनरल एंट्री हो गई, अब हमें क्या होंगे? कुछ लेजर्स भी बनाने होंगे। तो लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जब हायर परचेजर के बुक्स में कौन कौन से लेजर अकाउंट होंगे? तो सबसे पहले तो हायर वेंडर आएगा ही आएगा। हायर वेंडर मतलब कि सेलर का अकाउंट हो जाएगा। एसेट, एसेट उसने खरीदा है तो डेप्रिसिएशन वही चार्ज कर रहा है, इसी कारण क्या एसेट अकाउंट का भी एक लेजर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग बना लेंगे। इंटरेस्ट का भी बनाना होगा, एक डेप्रिसिएशन का भी बनाना होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस का भी बनाना होगा, और लास्ट में बैलेंस शीट उसके एसेट साइड में कैसे शो करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या हमें करना होगा? हायर परचेज सिस्टम में हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है, लेजर्स अकाउंट बनाने हैं, ये सभी लेजर्स बनाने होंगे। सो हम लोग आगे जाके सभी वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, कैसे जर्नल एंट्री करना है और कैसे लेजर्स बनानी है। राइट, सो आई होप आपको ये जर्नल एंट्रीज की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। और अगर अभी कैसे कैसे एंट्रीज है वो भी नहीं समझ में आ रही है, सो प्लीज़ आप इस चैनल पे ढूंढ रहे हैं ताकि हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जर्नल एंट्री कैसे कैसे पास हो रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।